यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। इस सेगमेंट में जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड सेगमेंट है बच्चों, आई विल टेल यू अबाउट द आइसोमेरिज्म कि आइसोमेरिज्म पर बेस्ड किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह से हम किसी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को इंडिकेट कर सकते हैं कि sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, एंड इन विच वे वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन अ कंपाउंड। और साथ ही हम कुछ इफेक्ट्स के बारे में भी देखेंगे कि व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, व्हाट इज़ मीजोमेरिक इफेक्ट। तो बच्चों इस क्रम में सबसे पहले हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। तो बच्चों जब हम आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो अगर हम थोड़ा सा इसको चार्ट के माध्यम से समझें तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो आइसोमेरिज्म होता है वो दो टाइप का होता है। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है बच्चों जिसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, है ना। एक शॉर्ट में मैं आपको समरी बता रहा हूँ कि अगर कोई हमसे पूछे कि आइसोमेरिज्म बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, तो हमारे सिलेबस के हिसाब से जो आइसोमेरिज्म है वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हमारा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बच्चों कई टाइप के होते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, एक बार रीडिंग कर लेना। दूसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, FUNCTIONAL फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये दूसरा होता है। तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, और चौथा होता है जिसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो बच्चों को अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म्स आर देयर, तो इट इज़ ऑफ 4 टाइप्स। वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन अभी हमारे सिलेबस में बच्चों ये 4 टाइप के, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली 2 टाइप का होता है बच्चों। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जो मैं आपको जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने पिछले सेगमेंट में आपको करवाया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो बच्चों आइसोमेरिज्म पर एक ये ब्रीफ समरी है जो मैंने आपको बताया। चलिए नाउ विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो बच्चों सपोज करिए कि हमारा एक क्वेश्चन हमसे अगर पूछा आता है, किसी ने पूछा कि व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म, कि तिवारी सर चेन आइसोमेरिज्म हम किसे कहेंगे, व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म, गिव एग्जाम्पल, है ना। चेन आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे, आप इसका एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन ये है बच्चों कि हम चेन आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे और आप इसका क्या दीजिए, आप इसका एग्जाम्पल लिखिए। अब देखिए बच्चों क्या होता है, पहले तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता दूं, क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो थ्योरी अपने आप क्लियर हो जाएगी। सपोज करिए मैंने लिखा ब्यूटेन C4H10, है ना। आपको फार्मूला मालूम है कि CnH2n+2, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ब्यूट मतलब आपको n की वैल्यू 4 रखनी है, n की वैल्यू आपको 4 रखनी है, तो C4 2 4 8+2, तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या हो जाएगा बच्चों, C4H10। ये 4 है, 2 4 8, 8+2 10, तो बच्चों ब्यूट n बराबर 4 ब्यूट। तो बच्चों ये ब्यूटेन का फार्मूला हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। ये जो फार्मूला है ये कौन सा फार्मूला कहलाता है बच्चों, ये कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखिए हम इसके 2 सेगमेंट कैसे बनाते हैं। ब्यूटेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, चारों कार्बन को हमने एक लाइन में लगा दिया। आप देखिए इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली फॉर ब्यूटेन, आप किसी भी हायर हाइड्रोकार्बन के लिए ये 2 फार्मूले बना सकते हो। दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ भी ये हो गया बच्चों। अब आप इसको बैलेंस कर लीजिए। देखिए दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे मैंने सीधी चेन बनाई और यहाँ पर मैंने ब्रांच चेन के फॉर्म में उसको लिख दिया। कार्बन की वैलेंसी करिए, 1 और 3 4, 2 2 और 2 4, ये 2। चलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, दूसरा बनाया 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इसके बीच में क्या लगा दिया बच्चों, हमने सिंगल बॉन्ड लगा दिया। कार्बन की वैलेंसी, अगल बगल जो बॉन्ड होते हैं उसकी वैलेंसी होती है 1, तो 1 और 3 4, इसकी वैलेंसी 2, 2 और 2 4, 2 2 और 2 4, 1 1 और 3 4, यहाँ करते हैं वैलेंसी 1 है,
एक और 3 4, 1 2 3, अगल बगल 3 बॉन्ड है तो 1 4 1, एक और 3 4 1, एक और 3 4। तो बच्चों ये 2 कंपाउंड हो गए, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये सीधा वाला ब्यूटेन है। सीधा वाले ब्यूटेन को बच्चों हम लिखते हैं एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। सीधा अगर चेन है तो नॉर्मल, अगर चेन ब्रांच में है तो 1 2 3 4 ये भी ब्यूटेन है, 1 2 3 4 ब्यूट, एन लगाया ब्यूटेन, ये भी ब्यूटेन है। लेकिन ये ब्रांच के फॉर्म में है बच्चों, इसलिए हम इसको बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन। ये इसका कॉमन नेम है। देखिए नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम इसकी बात करें, इसके फार्मूले की बात करें बच्चों, तो इसके फार्मूले में अगर हम बात करें तो ये नॉर्मल ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। ठीक, तो ये ध्यान रखें, इसका कॉमन नेम है। आईपीएससी नेम की अगर बात करें तो आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ब्यूटेन। और अगर इसका आईपीएससी नेम की बात करें तो 1 2 3, 2 पे मिथाइल लगा है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसकी अगर आईपीएससी नेम की बात करें तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, ये क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो अगर कोई आपसे पूछे कि C4H10 में कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जा सकता है, तो आप बोलोगे तिवारी सर C4H10 विल शो चेन आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि अगर आप चेन की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी चेन है बच्चों वो स्ट्रेट चेन है, वो हमारी स्ट्रेट कार्बन चेन है। और यहाँ पर अगर हम चेन की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो चेन है वो है ब्रांच्ड कार्बन चेन है। कौन सी चेन है बच्चों? वो ब्रांच्ड कार्बन चेन है। तो ऐसे कंपाउंड, ये दोनों ऐसे कंपाउंड हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन दोनों की जो चेन है वो अलग अलग है। यहाँ पे स्ट्रेट कार्बन चेन है और ये ब्रांच कार्बन चेन है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई चेन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, तो हम ये कहेंगे ऐसे कंपाउंड्स, दोज लगा लीजिएगा, विच हैव, जिनके पास, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कार्बन चेन्स, लेकिन उनके अंदर जो कार्बन चेन्स होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, बट डिफरेंट कार्बन चेन्स, तो उसे हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अगर ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन जो कार्बन चेन्स हैं वो डिफरेंट है, तो वहाँ हम बोल देते हैं कि वो चेन आइसोमेरिज्म होगा। तो पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं कि भाई C4H10 विल शो विच आइसोमेरिज्म, तो हम ये कह सकते हैं भाई कि C4H10 जो है इट विल शो चेन आइसोमेरिज्म। तो क्यों भाई? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन जो कार्बन चेन्स हैं वो डिफरेंट है, डिफरेंट कार्बन चेन्स। तो ऐसे में बच्चों कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? चेन आइसोमेरिज्म होता है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। तो चेन हो गया। अगला हम चलते हैं बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, है ना। पोजीशन आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? तो चेन को हटा दें, चेन की जगह पे क्या लगा दें? चेन की जगह पे मैंने लिख दिया पोजीशन। क्वेश्चन सेम है, व्हाट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल। चलिए पहले तो मैं इसका एग्जांपल ही देता हूँ, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और तीसरे वाले से मैंने OH जोड़ दिया। बच्चों कोई भी कंपाउंड आप बना सकते हैं। अगला 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, दूसरे वाले से मैंने OH जोड़ दिया। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 पहले वाले से OH जोड़ दिया, 1 2 3 दूसरे वाले से OH जोड़ दिया। अब इसको बैलेंस करूँ, 1 है, 1 और 3 4, 2 है, 2 और 2 4, 2 है, 2 और 2 4। यहाँ बैलेंस करूँ, 1 कार्बन है, 1 और 3 4, 1 2 3 है, 3 है, 3 और 1 4, 1 है, 1 और 3 4। अगर बच्चों हम इस दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, अगर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, 1 2 3 3 कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन, दोनों के पास 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 6 7 और 1 8, 3 3 6 7 और 1 8, दोनों के पास 8 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1, दोनों के पास 1 1 ऑक्सीजन है। यानी अगर आप दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करते हैं तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो होगा सेम मॉलिक्यूलर, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, लेकिन दोनों के अंदर जो सेम फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है दोनों की पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पर OH 1 2 3 कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। मैंने आपको IPSC नेम बताया था, इसका नाम हो जाएगा 1 प्रोपेनॉल। यहाँ पर अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 तो 2 से ऑल जुड़ा है, 1 2 3 प्रोप का एन बनाया प्रोपेन, OH को बोलेंगे ऑल, ये 2 से जुड़ा है बच्चों तो हम इसको बोलेंगे 2 प्रोपेनॉल। तो अगर हम बात देखें तो ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है
लेकिन एक जैसे फंक्शनल ग्रुप जो एल्कोहल है उससे जुड़ने वाली जो पोजीशन है वो अलग है। पहले वाले में OH कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, दूसरे वाले में OH कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है। तो अगर आप इसका आंसर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स बच्चों विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, विच हैव सेम, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। एक जैसे फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। देख लीजिए ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C3H8O दोनों में, लेकिन एक जैसे फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल की जो पोजीशन है वो अलग अलग है। यहाँ पर OH कार्बन नंबर 1 से जुड़ा है, यहाँ पर OH कार्बन नंबर 2 से जुड़ा है। पेपर में क्वेश्चन बच्चों ऐसा भी आ सकता है, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन C3H8O, कि आप C3H8O में आइसोमेरिज्म को समझाओ, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए मैं लिख रहा हूँ एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन C3H8O। तो आपको ये लिखना होगा कि C3H8 के दो आइसोमर होते हैं और दोनों के अंदर OH की जो पोजीशन है वो अलग अलग है, इसलिए कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे बच्चों, इट विल शो पोजीशन आइसोमेरिज्म। पॉज करिए और नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं बच्चों, अगला आइसोमेरिज्म है बच्चों फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये था बच्चों हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगला जो आइसोमेरिज्म है बच्चों वो कौन सा है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हमारा क्वेश्चन है बच्चों व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हम किसे कहेंगे, व्हाट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, गिव एग्जाम्पल दीजिए। अब देखो बच्चों नाम है फंक्शनल, अगर चेन था तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, चेन अलग अलग होंगी। अगर पोजीशन है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी। यहाँ पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, मतलब क्या होना चाहिए बताओ, कि जो भी कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है वो अलग अलग होंगे। जो आइसोमेरिज्म का नाम होता है ना बच्चों वो अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना। चलिए पहले तो हम एग्जाम्पल देखें, चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। हमने लिखा CH3, ये लिखा CH2, ये लिखा OH। चलिए बच्चों इसका IPSC नेम बताइए, कोई बताएगा IPSC नेम। 1 2 2 कार्बन है तो एथ का N बनाया एथेन और OH को बोलते हैं ऑल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथेनॉल। 1 से जुड़ा है तो 1 इथेनॉल, या सिंपली हम ये लिख सकते हैं इथेनॉल। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि इथेनॉल के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे तिवारी सर यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्कोहल। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा है एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें तो CH3OCH3। अगला हमने लिख दिया CH3, ये हो गया O, ये हो गया CH3। तो मिथाइल डाइमिथाइल और O को हम बोलते हैं ईथर, तो इसका नाम बच्चों हो सकता है डाइमिथाइल, इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है डाइमिथाइल, और O को हम ईथर बोलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा डाइमिथाइल ईथर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस डाइमिथाइल ईथर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आप कहोगे O को हम बोलते हैं बच्चों ईथर फंक्शनल ग्रुप, ईथर फंक्शनल ग्रुप। अगर इन दोनों का आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखो, अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम देखें तो 1 2 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, तो हो गया C2। हाइड्रोजन 3 2 5 1 6, 3 और 3 6, दोनों में 6 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दोनों में 1 है। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है सेम मॉलिक्यूलर, वो क्या होगा बच्चों, वो होगा सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए इसमें भी C2H6O है और यहाँ पर भी C2H6O है, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन दोनों के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ईथर है। अगर ऐसा होता है बच्चों तो उसे हम कौन सा आइसोमेरिज्म कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं ऐसे कंपाउंड्स, यानी दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसका बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
but different functional group are present in them, but different functional groups are present in them. तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे आइसोमेरिज्म को बच्चों हम कौन सा आइसोमेरिज्म कहते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म. पेपर में बच्चों ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन C2H6O, है ना. यहाँ मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चन हो सकता है. पेपर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इधर आ जाऊँ ताकि आपको दिखाई देगा कि एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन C2H6O. तो आप C2H6 में ये दो लिख सकते हैं और आप ये बता सकते हैं कि C2H6 में फंक्शनल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा, क्योंकि जो दो कंपाउंड इसके बनते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन उसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कैसे बच्चों? डिफरेंट है. चलिए आखिरी वाला देखते हैं, लास्ट वाला. पॉज करिएगा, पॉज करके नोट करिएगा. हमारा आखिरी जो आइसोमेरिज्म है बच्चों वो है मेटामेरिज्म. वो कौन सा है बच्चों? मेटामेरिज्म. तो अगला क्वेश्चन है कि भाई मेटामेरिज्म क्या होता है, इसको एग्जाम्पल सहित बताइए. हमारा अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मेटामेरिज्म. हम मेटामेरिज्म किसे कहेंगे? गिव एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के साथ बताइए, है ना. देखिए सीधे क्वेश्चंस हमारे एनसीईआरटी में या पेपर में बहुत कम पूछे जाते हैं. क्वेश्चन जो है रीजनिंग पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग के हिसाब से आपको याद रखना है. मेटामेरिज्म किसे कहेंगे, इसको समझाने के लिए बच्चों पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ. इज इट क्लियर? चलिए तो पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूँ. देखिए एग्जाम्पल मैंने क्या लिखा बच्चों, मैंने लिखा CH3 CH2O CH2 CH3. O को आपको मालूम है कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? ईथर. O को बोलते हैं ईथर फंक्शनल ग्रुप. O को ईथर बोलते हैं. तो C2H5 एक इथाइल ये हो गया, C2H5 एक इथाइल ये हो गया. तो इथाइल और इथाइल डाइथाइल, है ना बच्चों. ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है. इथाइल और इथाइल डाइथाइल. और O को क्या बोलते हैं? ईथर. तो इस कंपाउंड का नाम बच्चों हो जाएगा हमारे डाइथाइल ईथर. इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? डाइथाइल ईथर. अब एक काम करते हैं कि देखिए यहाँ पर 2 कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर 2 कार्बन, ये वाला ऑक्सीजन उठाकर पहले ले आए और ये वाला CH2 उठाकर बाद में ले जाए. तो क्या हो जाएगा बच्चों? ध्यान से देखिएगा. ये हो जाएगा आपका CH3, O को पहले ले आए O, और ये हो गया आपका CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3. क्लियर? देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, ये वाला O पहले ले आए, इस वाले CH2 को बाद में ले गए. अब नंबरिंग कहाँ से करें? O इधर से पास है, यहाँ से दूर है. यहाँ कहीं से भी कर सकते थे क्योंकि 1 2 2 के बाद ऑक्सीजन, 1 2 2 के बाद ऑक्सीजन. चलिए यहाँ पर नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. अब देखिए यहाँ पर इस तरफ एक कार्बन है तो मिथाइल, यहाँ पर इधर भी 2 थे, इधर भी 2 थे, तो इथाइल इथाइल डाइथाइल और O को ईथर. यहाँ पर एक कार्बन है यानी मिथाइल, मिथाइल की स्पेलिंग M से चालू होगी. यहाँ 3 कार्बन है, 3 मतलब प्रोप यानी प्रोपाइल. यहाँ दोनों इथाइल थे तो डाइथाइल ईथर. बच्चों ABCD में पहले मिथाइल आएगा कि प्रोपाइल आएगा? मिथाइल, M पहले आता है, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर. इसका यदि हम बच्चों नाम लिखते हैं तो इसका नाम होगा मिथाइल प्रोपाइल ईथर. अब देखिए ये कौन सा आइसोमेरिज्म होगा बच्चों? यहाँ पर हमारा जो आइसोमेरिज्म होगा ये मेटामेरिज्म होगा. क्यों? दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है. यहाँ भी ईथर है और यहाँ भी ईथर है. दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, लेकिन एक जैसे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाले जो एल्काइल रेडिकल्स हैं वो अलग अलग है. यहाँ पर एक तरफ इथाइल जुड़ रहा है और यहाँ भी इथाइल जुड़ रहा है. दोनों इथाइल जुड़ रहे हैं, एल्काइल रेडिकल दोनों इथाइल है. जबकि यहाँ पर एक तरफ मिथाइल जुड़ रहा है और एक तरफ प्रोपाइल जुड़ रहा है, तो एल्काइल रेडिकल अलग अलग है. तो बच्चों ऐसे कंपाउंड्स, अगर इन दोनों कंपाउंड्स का हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में 4 कार्बन है. हाइड्रोजन देखें 3 2 5 6 7 8 9 10, 3 2 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है, C4H10. तो इसका मतलब ये हुआ, अच्छा एक ऑक्सीजन भी है भाई, C4H10O. मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों कि जो किसी भी कंपाउंड में टोटल नंबर ऑफ एटम्स की बात करता है. ये फार्मूला ये बताता है कि दोनों में से कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, दोनों के अंदर 4 कार्बन है, दोनों के अंदर 10 हाइड्रोजन है, दोनों के अंदर 1 ऑक्सीजन है. ऐसे फार्मूले को हम बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं. तो अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो सेम होगा, तो हम ये कह सकते हैं सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं बच्चों जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन दोनों का जो फंक्शनल जो एल्काइल रेडिकल्स हैं वो डिफरेंट है. यहाँ भी इथाइल है, ये दोनों इथाइल है,
जबकि एक मिथाइल है एक प्रोपाइल है। तो हम इसके आंसर में कह सकते हैं बच्चों कि ऐसे कंपाउंड्स, है ना, दोज कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि आइसोमेरिज्म में बच्चों मॉलिक्यूलर फार्मूला हमेशा सेम होता है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स आर अटैच्ड विद सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और उससे जुड़ने वाले अल्काइल रेडिकल्स डिफरेंट होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं बट डिफरेंट अल्काइल रेडिकल्स आर अटैच्ड विद सेम फंक्शनल ग्रुप, आर अटैच्ड विथ सेम फंक्शनल ग्रुप, विथ सेम फंक्शनल ग्रुप। एक जैसे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाले जो अल्काइल रेडिकल्स हैं वो अलग अलग है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म। बच्चों पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन C4H10O। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म इन C4H10O, कि भाई C4H10O में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप उसका पहले स्ट्रक्चर बना दीजिए और फिर लिख दीजिए कि इसके जो दो कंपाउंड्स हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन जो एल्काइल रेडिकल्स जो एक जैसे फंक्शनल ग्रुप से जुड़ रहे हैं वो डिफरेंट है। तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब इसी यूनिट में हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हाइब्रिडाइजेशन पर बेस दिए गए हैं। इसी यूनिट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये बताना है कि किसी कंपाउंड के अंदर जो हाइड्रोजन है, सॉरी जो कार्बन है, वो कौन से हाइब्रिडाइज लें। बच्चों एक चीज़ मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, आप ये समझ लीजिए, आप कोई भी इस टाइप का क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर किसी कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, इसका मतलब वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। अगर कार्बन है जो केवल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, इस तरफ भी कहीं भी जुड़ा है सिंगल बॉन्ड से, तो वह sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। दूसरा, अगर ये कार्बन मान लीजिए एक तरफ डबल से जुड़ा है एक तरफ सिंगल से जुड़ा है, तो आप इसको सिंगल कंसीडर नहीं करोगे, डबल कंसीडर करोगे। एक तरफ सिंगल से जुड़ा है एक तरफ डबल से जुड़ा है, तो इस कार्बन को हम ज़्यादा वाला कंसीडर करते हैं। या दोनों सिंगल थे तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। यहाँ पर एक सिंगल से जुड़ा है एक डबल से जुड़ा है, तो डबल वाला कंसीडर करेंगे और ऐसा कार्बन जो हमारा होगा बच्चों वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। तीसरा, अगर मान लीजिए कार्बन एक तरफ सिंगल से जुड़ा है और दूसरी तरफ ट्रिपल से जुड़ा है, तो हम सिंगल को प्रेफरेंस नहीं देंगे, हम ट्रिपल को प्रेफरेंस देंगे और हमारा ऐसा जो कार्बन होगा बच्चों वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, कार्बन में 3 हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, sp भी होता है, sp2 भी होता है, sp3 भी होता है। अगर दोनों तरफ सिंगल होगा तो sp3 होगा। मान लीजिए सिंगल भी है डबल भी है, हम डबल को कंसीडर करेंगे, sp2 होगा। सिंगल भी है ट्रिपल भी है, ट्रिपल को कंसीडर करेंगे, sp होगा। अब उस हिसाब से यहाँ देखते जाइए। चलिए कार्बन देखते हैं, कार्बन डबल से जुड़ा है, इसका मतलब ये वाला कार्बन कौन सा होगा, sp2। ये देखिए डबल से जुड़ा है तो sp2। ये वाला कार्बन दोनों तरफ डबल से जुड़ा है तो ये हो जाएगा sp2। चलिए यहाँ देखिए, ये कार्बन सिंगल से जुड़ा है, इसका मतलब ये हो गया sp3। यहाँ सिंगल है यहाँ डबल है, ज़्यादा को प्रेफरेंस देंगे। ये वाला कार्बन कौन सा होगा, sp2। ये डबल से जुड़ा है, इसका मतलब ये हो गया sp2। ये वाला कार्बन सिंगल से जुड़ा है तो क्या होगा बच्चों, sp3। ये वाला कार्बन देखिए, कार्बन दूसरा देखिए, थर्ड का अगला वाला कार्बन देखिए बच्चों जल्दी से। तो ये कार्बन देखिए यहाँ भी सिंगल से जुड़ा है, यहाँ भी सिंगल से जुड़ा है, लेकिन यहाँ डबल से जुड़ा है। हम ज़्यादा वाले को प्रेफरेंस देते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा, sp2। ये वाला कार्बन सिंगल से जुड़ा है तो ये हो जाएगा sp3। यहाँ देखिए डबल से जुड़ा है, क्या हो जाएगा बच्चों, sp2। डबल सिंगल, इधर डबल इधर सिंगल, डबल से जुड़ा है इसलिए ये हो जाएगा sp2। यहाँ सिंगल से जुड़ा है, यहाँ ट्रिपल से जुड़ा है, ट्रिपल को प्रेफरेंस देंगे तो ये हो जाएगा sp। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, समझने वाला खेल है, पूरा खेल समझने वाला है। यहाँ देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन इधर सिंगल से है यहाँ डबल से है, इसका मतलब ये हो जाएगा sp2। यहाँ सिंगल से यहाँ डबल से है, ये हो जाएगा sp2। ये वाला कार्बन यहाँ सिंगल है यहाँ डबल है, डबल को प्रेफरेंस देंगे sp2। सिंगल है डबल को प्रेफरेंस देंगे sp2। डबल सिंगल है डबल को प्रेफरेंस देंगे sp2। डबल है सिंगल है डबल को प्रेफरेंस देंगे sp2। यानी बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन एटम्स हैं सारे के सारे हमारे कार्बन एटम्स बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। तो इस तरह से बच्चों पेपर में हमारा कोई भी क्वेश्चन आए, वी कैन इजीली सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों।
चलिए बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने बच्चों कई क्वेश्चन किए होंगे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द गिवन कंपाउंड। ये कंपाउंड सब दिए हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जिनमें हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए जैसे पहला कंपाउंड है, हम पहले कंपाउंड की बात करते हैं। पहला कंपाउंड है C6H6, इसको हम बेंजीन कहते हैं। आप लोगों ने बच्चों बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया होगा। बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। ये 6 कार्बन है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और 6 हाइड्रोजन है। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। बच्चों आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, यहाँ मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड अगर होता है तो केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड अगर होता है तो उसके अंदर 1 सिग्मा होता है, 1 पाई होता है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके अंदर 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए अब चलते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है। ये सिंगल बॉन्ड है, यानी सिग्मा, ये भी 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 सिग्मा। तो जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड था बच्चों, वहाँ वहाँ मैंने सिग्मा सिग्मा बॉन्ड लगा दिया। डबल बॉन्ड अगर है तो 1 सिग्मा, 1 पाई, 1 सिग्मा, 1 पाई, 1 सिग्मा, 1 पाई। अब टोटल काउंट कर लो कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो 1 2 3, चलो एक तरफ से चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर 12 सिग्मा है और 1 2 3 और यहाँ पर 3 जो है पाई बॉन्ड है। तो यदि कोई पूछे भाई कि बेंजीन के अंदर कितने सिग्मा कितने पाई हैं बच्चों, तो विल से दैट इट विल कंटेन 12 सिग्मा और पाई कितने कंटेन करेंगे बच्चों, ये 3 पाई बॉन्ड को कंटेन करेगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो ये पहले वाले का था C6H6 बेंजीन। पॉज करिएगा, नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये सिंपल कंपाउंड में भी पूछे आते हैं, मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्स आपको बता रहा हूँ। चलिए दूसरे वाले की बात करते हैं, सेकंड वाले की बात करते हैं बच्चों। हमारा जो सेकंड कंपाउंड है वो है C6H12, मतलब साइक्लोहेक्सेन। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया तो हो गया C6H12। तो हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये देखिए हर कार्बन से हमने 2 हाइड्रोजन लगा दिया तो हो गया C6H12। अब क्या करते हैं, अब इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे देख लीजिए। यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड में हमेशा सिग्मा होते हैं, यानी यहाँ पाई बॉन्ड होंगे ही नहीं। तो कैलकुलेट करते हैं। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गया। अब एक तरफ से कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ पर बच्चों 18 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पर कोई आपको बोले कि भाई कितने सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, तो हम ये कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर 18 सिग्मा बॉन्ड होंगे। पॉज करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए एक मैं बहुत सिंपल कंपाउंड अपनी तरफ से मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए किसी ने बोला CH3 CH2CH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये यहाँ पर बच्चों ये आपका CH2, इसमें कितने सिग्मा कितने पाई होंगे। तो बच्चों जब भी हमसे सिग्मा और पाई पूछा आता है तो हम उस कंपाउंड को तोड़ देते हैं, उसको तोड़ के स्ट्रक्चरल फार्मूला में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी जो फार्मूला है बच्चों ये रेशनल फार्मूला है। चलिए तोड़ते हैं। ये कार्बन है, ये हमने 3 हाइड्रोजन ये तोड़ दिया, फिर सिंगल बॉन्ड 2 हाइड्रोजन ये तोड़ दिया, फिर सिंगल बॉन्ड 1 हाइड्रोजन ये डबल बॉन्ड ये कर दिया, फिर तोड़ दिया, ये हो गया। तो बच्चों जब भी हमें कोई कंपाउंड अगर रेशनल फार्मूले के फॉर्म में दिया हो तो पहले हम उसको तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद फिर उसके अंदर हम सिग्मा पाई निकालेंगे। देखिए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 8 सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, ये सिग्मा ये सिग्मा। टोटल सिग्मा गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब इसमें 11 सिग्मा हो गए। और पाई की बात करें तो 1 जो है पाई बॉन्ड हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से बच्चों किसी भी कंपाउंड में हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कंपाउंड है बच्चों CH3NO2। CH3NO2 है ना। अगला जो हमारा कंपाउंड है, फोर्थ कंपाउंड है, वो हमारा कंपाउंड है CH3NO2। अब हम इसमें सिग्मा और पाई को कैलकुलेट करते हैं। चलिए C है 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन एंड डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। ये याद रखना पड़ेगा आपको कि NO2 के अंदर जो है
दो डबल बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो बच्चों अगर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ना तो सिग्मा बॉन्ड होता है ना तो पाई बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड डजंट कंटेन एनी टाइप ऑफ बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसकी बात करते हैं कितने सिग्मा कितने पाई। तो ये आपका 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कुछ भी नहीं होता। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर आपका 5 सिग्मा हो गया और 1 आपका पाई हो गया। तो ये ध्यान रखिए कि नाइट्रोमीथेन जो होगा, नाइट्रोमीथेन में आपका 5 सिग्मा होगा बच्चों और 1 पाई होगा। तो आपकी थोड़ी सी ये भी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस कंपाउंड को हम किस स्ट्रक्चरल फार्मूला के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए अगर ये देखें HCO NHCO CH3 को देखें, इस वाले को देखें, इस वाले का नाम देखें HCO NHCH3, तो ये हो गया H, ये C डबल बॉन्ड हो, ये हो गया N HC, ये हो गया H, ये हो गया H, ये हो गया H। अच्छा तिवारी सर एक बात बताओ, हम कैसे मान लें कि आपने जो फार्मूला लिखा है वो सही है? चेक करिए, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, कार्बन की 1 2 3 4, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, हाइड्रोजन की 1, कार्बन की 1 2 3 4, हर हाइड्रोजन की 1। सो यू कैन कन्फर्म दी करेक्टनेस ऑफ एनी कंपाउंड बाय चेकिंग देयर वैलेंसी। चलिए अब चेक करते हैं, 1 सिग्मा 1 पाई, 1 सिग्मा 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 सिग्मा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब इसके अंदर 8 सिग्मा हो गया बच्चों, और एक जो है हमारा कौन सा बॉन्ड हो गया? पाई बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमारे पेपर में हमसे कोई भी कंपाउंड दे सकते हैं और हमसे उस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर बच्चों ये पूछ सकते हैं कि उसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे, है ना? नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों अगले सेगमेंट में हम ये देखेंगे टाइप ऑफ फार्मूले। अगले सेगमेंट में बच्चों हम ये देखेंगे कि टाइप ऑफ फार्मूले कि जो फार्मूले होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों हम यहाँ देखेंगे कि टाइप ऑफ फार्मूले, क्योंकि हमारे पेपर में बच्चों कभी कभी फार्मूले भी लिखने को आते हैं, है ना? अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर सपोज करिए मैंने एक कंपाउंड लिखा CH3 CH2 CH2 CH3, इस टाइप से मैंने लिखा। अगर बच्चों मैं किसी चीज़ को तोड़ तोड़ के लिखता हूँ CH3 CH2 CH2 CH2, तो ऐसे फार्मूले को बच्चों हम कौन सा फार्मूला कहते हैं? कंडेंस्ड फार्मूला, है ना? हमारे सिलेबस के हिसाब से ऐसे फार्मूले को हम बच्चों कौन सा फार्मूला कहते हैं? कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है। अच्छा नंबर 2, अगर इसी फार्मूले को, ये जो मैंने फार्मूला लिखा है, इसी फार्मूले को यदि मैं काम करूं, सुनना ध्यान से सुनना, अगर मैं तोड़ के लिख दूं, जैसे मैंने लिखा CHHH, ये CH3 को मैंने तोड़ दिया, फिर C पे आया, इसको फिर से मैंने 2 में तोड़ दिया, फिर अगले C पे किया, 2 हाइड्रोजन है, इसको हमने 2 हाइड्रोजन में तोड़ दिया, फिर अगले C पर आया, इसमें 3 हाइड्रोजन है, मैंने इसको 3 हाइड्रोजन में तोड़ दिया। तो ऐसे फार्मूले को बच्चों मैं कौन सा फार्मूला बोलूँगा? मैं बोलूँगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। ऐसे फार्मूले को कौन सा बोलूँगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है बच्चों? जो किसी कंपाउंड के बॉन्ड को बताता है कि ये कार्बन है तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन सिंगल से सिंगल से सिंगल से, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अगर बच्चों मैं इसको लकीर के द्वारा बताऊँ, बॉन्ड के द्वारा बताऊँ, लकीर के द्वारा बताऊँ, तो उसे हम बोलते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला। जैसे यहाँ पे देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 कार्बन है। तो मैं क्या करूँगा? मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा? जितने कार्बन है उतनी बार मैं उसको ट्विस्ट कर दूंगा। जैसे पहला कार्बन, ये आपका पहला कार्बन हो गया, ये यहाँ पे आपका ये दूसरा कार्बन हो गया, ये आपका तीसरा कार्बन हो गया, और ये आपका चौथा कार्बन हो गया। देखिए पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन यहाँ गया, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन यहाँ, तीसरा कार्बन यहाँ, चौथा कार्बन यहाँ। ये अंडरस्टूड है कि ये जो है, ये जो भी कंपाउंड है, अभी मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये इस कंपाउंड का कौन सा फार्मूला हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो पहला वाला हो गया कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखा तो स्ट्रक्चरल फार्मूला। और यदि देखो जी एक कार्बन ही हो गया, जितनी बार आप कार्बन से गुजरोगे उतनी बार आप इसको मोड़ दोगे, कहीं भी मोड़ सकते हो। जैसे मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये एक, देखो 1 2 3 4 है ना, तो 1 2 ये 3 और ये 4, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो कहीं भी आप इसको मोड़ दो, तो ये फार्मूला क्या कहलाएगा? बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो फिलहाल हमारे सिलेबस में बच्चों इस यूनिट के अंदर ये 3 फार्मूले हैं, नोट कर लीजिए, कंडेंस्ड, स्ट्रक्चरल और बॉन्ड लाइन। कोई दिक्कत किसी को? चलिए एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं इस तरह का आपको, सेकंड, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। बच्चों अगर मैं एक डॉट बना दूँ आपको, चलिए क्वेश्चन देता हूँ, मैंने डॉट बना दिया आपको।
चलिए मीथेन का बताइए फार्मूला क्या होगा, CH4। ये मीथेन का कंडेंस्ड फार्मूला है। ये मीथेन का कौन सा फार्मूला है भाई? कोई पूछे भाई तिवारी सर ये मीथेन का कौन सा फार्मूला है? ये कंडेंस्ड फार्मूला है। अगर मैं डॉट लगा दूं तो ये कंडेंस्ड फार्मूला। अगर मैंने ये लिख दिया CH बॉन्ड बता दिया, तो ये जो मीथेन है, इस मीथेन का बच्चों ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। ये इसका कौन सा फार्मूला हो जाएगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला हो जाएगा। अब हमें बनाना है इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसी चीज़ का हमको बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाना है, तो हमने डॉट लगा दिया। डॉट अगर हम लगा देंगे तो ये मीथेन का कौन सा फार्मूला हो जाएगा बच्चों? ये मीथेन का हो जाएगा बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्यों? क्योंकि एक डॉट है ना, एक डॉट का मतलब एक कार्बन। अगर एक कार्बन लिखोगे तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, तो CH4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो कंपाउंड था हमारा, ये कंपाउंड कौन सा था बेटा? ये कंपाउंड हमारा था मीथेन। ठीक है, चलिए एक आखिरी एग्जांपल देता हूं और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों मैंने एक कंडेंस्ड फार्मूला लिखा, ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा CH3, मैंने लिखा CH और फिर मैंने लिखा CH2। दिमाग लगाइएगा। देखिए यहां मैंने बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये जो आपका फार्मूला है बच्चों, अगर कोई पूछे कि तिवारी सर ये किसका फार्मूला है? ये प्रोपीन का फार्मूला है। माना आपको किसका फार्मूला है? ये जो फार्मूला है बच्चों, ये प्रोपीन का फार्मूला है। ये किसका फार्मूला है? प्रोपीन का फार्मूला है। क्यों तिवारी सर बताओ? हम इसको ऐसा नहीं ले सकते क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो वो हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए, ये बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि अगर यहाँ CH लिखा है, देखिए आप टेंशन ना लीजिए, आप एक काम करिए, जो लिखा है पहले वही लिख दीजिए। चलिए साहब हम जो लिखा है पहले वही लिखते हैं। क्या लिखा है बोलो? और ये लिखा था CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CH और फिर सिंगल बॉन्ड CH2। आप ये लिखोगे ना, गलती करोगे तो वैलेंसी चेक करो, 3 और 1 4, 1 2 3, तो वैलेंसी तो 3 ही हो रही है भाई, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक, तो ये जो फार्मूला है आपका, ये वाला या ये वाला जो भी कह दें, इसको हम बोलेंगे कंडेंस्ड फार्मूला। इस फार्मूले को बच्चों हम बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। ये है किसका? प्रोपीन का। अगर आपको कोई बोले कि भाई इसी प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखो, तो एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड के बाद C, फिर H, फिर डबल बॉन्ड, फिर C, फिर H और फिर H। तो ये कौन सा फार्मूला हो गया प्रोपीन का? बोलो बच्चों, ये हो गया प्रोपीन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। बहुत बढ़िया सर। अब अगर हमें बॉन्ड लाइन लिखना है तो क्या करेंगे? देखो पहले तो देखो कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन है। तिवारी सर एक कार्बन ये हो गया दूसरा कार्बन और ये तीसरा कार्बन। दिमाग लगाइए, 1 2 3 3 कार्बन हो गया। अब दूसरे और तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये दूसरा तीसरा, तो दूसरे तीसरे के बीच में कौन सा बॉन्ड है? ये हो गया डबल बॉन्ड। तो ये किसका फार्मूला हो गया? ये फार्मूला हो गया आपका प्रोपीन का। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना भाई, 1 2 3 और ये हो गया ये पहले दूसरे के बीच में सिंगल बॉन्ड और दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये प्रोपीन का बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। ये बना दो चाहे ये बना दो, दोनों में से कोई भी बना दो, दोनों सही है। तो तीसरा वाला जो फार्मूला है आपका, ये फार्मूला बच्चों, ये कौन सा फार्मूला हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बच्चों हम इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन है जो हमारे सामने हमें दिया गया है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें उन्होंने हमको कंडेंस्ड फार्मूला दिया है। ये दो जो फार्मूले दिए हैं, ये कंडेंस दिया है और उन्होंने कहा है कि आपको इस कंडेंस्ड फार्मूले को स्ट्रक्चरल फार्मूले में कन्वर्ट करना है, यानी आपको बॉन्ड वाले फार्मूले में कन्वर्ट करना है। चलिए चलते हैं, पहले वाले का आंसर लिखते हैं बच्चों। जब हम पहले वाले का आंसर लिखेंगे बच्चों, तो सबसे पहले देखिए, पहले कार्बन बना दीजिए। कितने कार्बन? 1, ये कार्बन बना दिया। फिर सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन बना दिया। फिर सिंगल बॉन्ड, तीसरा कार्बन बना दिया। फिर सिंगल बॉन्ड, चौथा कार्बन और फिर सिंगल बॉन्ड, पांचवा कार्बन। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। दूसरे वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तीसरे वाले कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है और हमें मालूम है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। आप कार्बन चेक करिए, 1 2 3 4। अच्छा, इस वाले कार्बन से 2 जुड़े, तो 1 H ऊपर 1 H नीचे। इस वाले कार्बन से 3 जुड़े, तो 1, ये 2 और ये 3। तो ये जो है बच्चों पहले वाले का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तिवारी सर हम कैसे मान लें सही? आप वैलेंसी चेक करें, हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और हर हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 1 है। इसकी देखिए 1, इसकी 1, इसकी 1।
अगल बगल जितने डंडे होते हैं, जितने बॉन्ड होते हैं, वो उसकी वैलेंसी कहलाते हैं। कार्बन के अगल बगल 4 है तो इसकी वैलेंसी 4 है, ऑक्सीजन के अगल बगल 2 है तो इसकी वैलेंसी 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले का आंसर देखें भाई, दूसरे वाले का आंसर देखें, बहुत मज़ेदार है भाई। इस पहले कितने कार्बन है ये देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये भी 3 कार्बन है, तो तीनों 3 6 कार्बन और एक 7 कार्बन। बच्चों ध्यान दो, मैं इस तरफ आ जाता हूँ, बहुत ध्यान दीजिए। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 3 ये है, तो तीनों 3 6 कार्बन एक 7 कार्बन। तो टोटल हमारे पास जो कार्बन है बच्चों वो 7 कार्बन है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन। पहले वाले से 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। दूसरे वाले से 1 हाइड्रोजन है, दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड। इससे एक H जुड़ा है तो ये H जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड। CH2 3 बार है तो HH CH2 1 बार, HH CH2 2 बार, HH CH2 3 बार। इससे 3 हाइड्रोजन है तो ये इससे 3 हाइड्रोजन हो गया। तो ये बच्चों क्या हो गया, इस वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। चलिए भाई, अगर मान लीजिए कोई हमसे कहता है बच्चों, सपोज यदि कोई हमसे कहता है कि आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला तो लिखिए, इसका बच्चों स्ट्रक्चरल फार्मूला तो लिखिए और साथ में आप इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला भी लिखिए, कि भाई स्ट्रक्चरल फार्मूले के साथ साथ आप इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला भी लिखिए। तो बच्चों हम इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला कैसे लिख सकते हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए देखिए, तो इसके अंदर मैं एक चीज़ और जोड़ देता हूँ, फार्मूला इनटू स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड, है ना, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एंड बॉन्ड लाइन फार्मूला, यही कर देता हूँ। तो स्ट्रक्चरल तो हमने देख ही लिया कि भाई इस वाले का ये स्ट्रक्चरल है, इस वाले का ये स्ट्रक्चरल है। अब हम इसी का बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाते हैं ना, बहुत ध्यान से देखना। अब बॉन्ड लाइन में बच्चों मैंने क्या बोला था, जितने बार कार्बन उतनी बार ट्विस्ट देना है। 1 2 3 4 5 कार्बन है। अच्छा, अब देखिए ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन सा फार्मूला, यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉन्ड लाइन फार्मूला। चलिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 1 कार्बन तो ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन और ये हो गया 5वां कार्बन, है ना। ऊपर नीचे कहीं भी बना दो, ट्विस्ट होना चाहिए। बात देखो, ट्विस्ट ऐसा नहीं होगा आपका 1 कार्बन 2 कार्बन, ये नहीं, शार्प एज होनी चाहिए, शार्प एज। तो देखिए पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन। अच्छा, पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, अंडरस्टूड है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं। यहाँ पर देखो, क्या तिवारी सर आपको कैसे पता चला कि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, तो अगर 1 वैलेंसी है तो 3 जुड़े होंगे। इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है बोलो, 2। अगर इस वाले कार्बन की वैलेंसी 2 है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, देखो 2 हाइड्रोजन जुड़े। अब ये वाले कार्बन पे आ जाओ, इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड O है तो यहाँ हमने लिख दिया डबल बॉन्ड O। ये ध्यान दीजिए, है ना, इस वाले कार्बन से, देखिए इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड O लिखा है तो मैंने जोड़ लिख दिया डबल बॉन्ड O, ये हो गया। अब इस वाले कार्बन पे आ गए, CH2 तो 2 है तो 2 हाइड्रोजन जुड़े। इस वाले कार्बन की वैलेंसी 1 है, यानी 3 जुड़े, तो ये इसका क्या हो गया, बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। चलिए दूसरे वाले का बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाए, कैसे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन है। कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ये 7 कार्बन हो गए। अब पहले दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, बिल्कुल सही तिवारी सर, सिंगल बॉन्ड। दूसरे तीसरे के बीच में डबल बॉन्ड, तो दूसरे तीसरे के बीच में ये हो गया डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड को नीचे बना दो या ऊपर बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ना, कहीं भी बना दो, तो ये फार्मूला इसका बॉन्ड लाइन हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपको कंडेंस्ड फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूले की आपको प्रैक्टिस करनी है। इज देयर एनी प्रॉब्लम जी? चलिए नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों हम देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन बॉन्ड लाइन फार्मूला इनटू स्ट्रक्चरल फार्मूला। ये पूरा अपने को बॉन्ड लाइन फार्मूला दिया है और हमें इस बॉन्ड लाइन फार्मूले को स्ट्रक्चरल फार्मूले में कन्वर्ट करना है, मतलब पूरे कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में। स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के फॉर्म में। अब जितने पॉइंट होते उतने कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6, जहाँ जहाँ पॉइंट है वहाँ वहाँ आप कार्बन बना लो। 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5, ये 6, जहाँ भी कट है वहाँ पे हमने ये बच्चों कार्बन बना लिया। कोई दिक्कत? देखिए जहाँ भी पॉइंट है वहाँ पे मैंने कार्बन बना लिया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। ये 2 हो गया, 2 और 2 4, ये हो गया। इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 और 2 4। इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 और 2 4। बैलेंस कर दो, बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ना है। इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 और 2 4।
इसकी वैलेंसी 2 है, तो 2 और 2 4, 1 2 3, इसकी वैलेंसी 3 है, कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ दो। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1 2 3, कहीं भी जोड़ दो। इसकी वैलेंसी 1, तो 2, ये 3, ये 4, इसकी वैलेंसी 1, तो ये 2, ये 3 और ये 4। तो जहाँ आपको कट दिखता है वो जोड़ दो और बैलेंस करने के लिए आप हाइड्रोजन जोड़ दो, है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाले का। अब मान लीजिए हमें सेकंड वाले का आंसर चाहिए। अब क्या करो, जहाँ भी पॉइंट है वहाँ पहले कार्बन रख दो। चलिए एक ही पॉइंट था, एक पॉइंट ये हो गया, ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ये दूसरा पॉइंट है, देखिए आप कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो आप ये देखो, एक ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और 5 कार्बन। अब बैलेंस कर दो, वैलेंसी 1 है तो 2, ये 3 और ये 4, इसकी वैलेंसी 2 है तो ये 3 और ये 4, इसकी वैलेंसी 2 है तो ये 3, ये 4, ये 2 है तो ये 3, ये 4, इसकी वैलेंसी 1 है तो 2, ये 3 और ये 4। आप कुछ भी मत करो, जहाँ ट्विस्ट है वहाँ कार्बन लगाओ और उसको बैलेंस कर दो। तीसरा वाला देखिए, थर्ड वाला मैं यहाँ से आपको समझाऊँ। तीसरे वाले को देखिए, तीसरे वाले का आंसर यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो एक कार्बन यहाँ बना लिया, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन यहाँ बना लिया, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन यहाँ बना लिया, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ बना लिया OH और एक कार्बन यहाँ बना लिया। मैंने क्या बोला, जहाँ भी ट्विस्टिंग आती है वहाँ पे आप कार्बन लिख दीजिए। तो कार्बन 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 OH। अब उसको बैलेंस करिए, इसकी वैलेंसी 3 है तो 3 और 1 4, इसकी वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है 3 और 1 4, इसकी वैलेंसी 2 है तो 2 और 2 4, इसकी वैलेंसी 1 2 3 है तो 3 और 1 4, इसकी वैलेंसी 1 है तो ये देखो 3 4। तो ये इसका कौन सा फार्मूला हो गया? ये इसका एक्सपेंड फार्मूला हो गया। एक्सपेंड फार्मूला मतलब आप इसको अलग अलग कर दो ना, इसको ऐसा मत करो, इसको अलग अलग कर दो। कैसे? देखो मैं बताऊँ आपको, ये 3 है तो 3 और 1 4, ये कंप्लीट है। इसके 2 हैं तो 2 3 और 1 4, इसकी 3 है तो 3 और 1 4, इसकी 1 है तो ये 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया बच्चों कि हमें दिया था बॉन्ड लाइन फार्मूला और हमने उस बॉन्ड लाइन फार्मूले को किस फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया? स्ट्रक्चरल फार्मूले में कन्वर्ट कर दिया। पॉज करिएगा, नोट करिएगा। चलिए मैं आपको एक फार्मूला और देता हूँ, इसको करिए जरा। मैंने आपको दिया डी में मैंने आपको ये बना के दे दिया। चलो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। लिखता हूँ सर, जहाँ जहाँ पॉइंट है एक कार्बन, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा, ये भी कार्बन होगा। गलत तो नहीं हो? ये कार्बन। अब बैलेंस कर लो, वैलेंसी 1 है तो 2 3 4, ये 1 है तो ये 2 3 4, इसकी वैलेंसी 3 है तो 3 और 1 4, इसकी वैलेंसी 3 है तो 3 और 1 4, इसकी वैलेंसी 1 है तो ये 2 3 4, इसकी वैलेंसी 1 है तो ये 2 3 4। तो इस तरह से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड लाइन फार्मूले को हम जो है स्ट्रक्चरल फार्मूले में एक्सपेंड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि राइट डाउन बॉन्ड लाइन फार्मूला फॉर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का आप फार्मूला लिखो तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फार्मूला ये होता है CH3 है ना, मैं लिख रहा हूँ CHOH, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्यों? 1 2 3 प्रोप का आइल बनाया प्रोपाइल, और जब 2 चेन होती है उसको आइसो बोलते हैं। तो ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फार्मूला है। ठीक है, अब आपको बॉन्ड लाइन लिखना है। अब बॉन्ड लाइन लिखना है तो क्या करो, एक कार्बन ये है तो आपने एक कार्बन ये बना दिया, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है। ट्विस्ट हो गया, एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, और साथ में क्या है आपका, बोलो? साथ में आपका OH है। ये बन गया बॉन्ड लाइन फार्मूला। भाई बन गया ना बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो फंक्शनल ग्रुप को वैसे का वैसे लिखते हैं हम, उसमें कोई चेंज नहीं करते। तो एक कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, और एक लाइन में बनता नहीं है। तो एक लाइन में नहीं बनता तो ये आप ऐसा बना दो OH। देखिए एक लाइन में बनाओगे तो आप गलत हो जाएगा, हम ऐसा नहीं कर सकते। वैसे आप बना सकते हैं, क्योंकि देखिए आप ऐसा भी बना सकते हैं OH। क्यों? क्योंकि आपका एक डॉट जो है ना उसको ये क्रॉस कर रहा है, ये क्रॉस कर रहा है। ठीक है, या इसको अगर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप इसको ट्विस्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा OH। तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और OH, ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया। तो बॉन्ड लाइन फार्मूला बनाने के पहले आप इसका एक कंडेंस्ड फार्मूला लिख दो। चलिए इसका बनाते हैं, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इस वाले का आंसर करते हैं 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनॉल। अब ब्यूट है, ब्यूट मतलब कितने कार्बन बोलो? 4 कार्बन। चलिए देखते हैं,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, ये चार कार्बन हो गया ब्यूट। अब क्या है, एन, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है ना। अब ऑल है ब्यूटेनॉल, यानी इसके साथ क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, ब्यूटेनॉल। अब 1 2, एक मिथाइल 2 पे है और एक मिथाइल 3 पर है। अब इसको बैलेंस कर लो, तो ये CH3 1 2 3, 3 और 1 4, 1 2 3, 3 और 1 4, 2, 2 और 2 4, ये इसका कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। लेकिन हमसे पेपर में कौन सा फार्मूला पूछा है, बॉन्ड लाइन। तो अब इसका अपन बॉन्ड लाइन बनाते हैं बच्चों। देखिए बॉन्ड लाइन क्या बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक कार्बन, 2 3 4, चार कार्बन है, तो 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, OH। तो देखिए 1 2 3, देखो 1 2 3 4, चार तो ये तुम्हारे कार्बन हो गए, और इस वाले कार्बन से कौन जुड़ा है, OH। देखो 1 2 3 4, ये तो चार कार्बन हो गए, और चौथे वाले कार्बन से OH जुड़ गया। अच्छा, अब तुम्हारा एक मिथाइल कहाँ पर है, 2 पर है, तो ये डंडा हो गया। भाई मिथाइल को पूरा नहीं लिखेंगे, मिथाइल के लिए केवल डंडा ही लिखेंगे, क्योंकि ये कार्बन है, हम केवल फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। अच्छा, ये 2, एक मिथाइल 3 पर है, तो ये 3 का हो गया। दोनों एल्काइल की डंडी एक तरफ नहीं होंगी बच्चों, ध्यान रखना, एक की अगर ऊपर है तो दोनों की नीचे होगी। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 कार्बन, चौथे वाले से OH जुड़ा है, तो चौथे वाले से हमने OH जोड़ दिया। 2 और 3 से मिथाइल जुड़ा है, तो 1 2 का मिथाइल ये है और 3 का मिथाइल ये, तो ये इसका बॉन्ड लाइन फार्मूला हो गया, ये इसका आंसर हो गया। चलिए एक और मैं आपको करके बताता हूँ चलते चलते। थर्ड वाला ये लिखा है हेप्टेन 4 ओन, हेप्टेन 4 ओन। हेप्ट मतलब कितने कार्बन बोलो, 7, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, 5 6 7, हेप्टेन 4 ओन। 1 2 3 4, 4 पे डबल बॉन्ड लगा है तो 4 ओन। अब सबके बीच में कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी बोलो, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर तो नहीं आएगा, ये CH2 ये CH2 और ये CH3, तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 से, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 से। अब हमें इसका बनाना है बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो कार्बन कितने बोलो, 1 2 3 4 5 6 7, तो कर लो 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4, चौथे वाले से O है, तो 1 2 3 4, यहाँ O है, तो हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने ये देखा कि अगर कोई हमें नाम दिया हो और नाम से हमें बॉन्ड लाइन फार्मूला पूछा गया हो, तो पहले हम बीच में उसका कंडेंस्ड फार्मूला बनाते हैं, और उस कंडेंस्ड फार्मूला की सहायता से हम उसका बॉन्ड लाइन फार्मूला बता सकते हैं। तो बच्चों इस सेगमेंट में मैंने आपको पेपर के हिसाब से 2 बातें बताई। पहली चीज़ मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से हम आइसोमेरिज्म पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं उसे हम सॉल्व कर सकते हैं, और हम पहचान सकते हैं कि किस कंपाउंड में पोजीशन होगा, कहाँ फंक्शनल होगा, कहाँ स्ट्रक्चरल होगा। ठीक है। दूसरी चीज़, किस तरह से हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर sp sp2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया। सिग्मा और पाई बॉन्ड को कैसे पता लगा सकते हैं, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है। सिंगल है तो 1 सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल है तो 1 सिग्मा 2 पाई। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि 3 जो फार्मूले होते हैं, एक आपका कंडेंस्ड फार्मूला, दूसरा स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा बॉन्ड लाइन फार्मूला। तो हम एक फार्मूले को दूसरे फार्मूले में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगला जो सेगमेंट होगा बच्चों, दैट इज़ गोइंग टू बी अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, क्योंकि मैं उस सेगमेंट में आपको बताऊंगा जो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा सेगमेंट होगा कि व्हाट इज़ फ्री रेडिकल, है ना, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इज़ न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज़ मीजोमेरिक इफेक्ट, व्हाट इज़ रेजोनेंस इफेक्ट, और इस पर बेस्ड रीजनिंग क्वेश्चंस। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू बच्चों। ओके।